کہ मैं औरत हूं। हाँ, मैं औरत हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। इस ऐतिहासिक दिन पर मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं। मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इस दिन सारे आलम में औरतों के लिए अलग अलग शोबों में जैसे कल्चरल, सियासी, सामाजिक, इख्तिसादी कामयाबी को याद करते हुए आज का दिन मनाया जाता है। ये दिन औरतों की हुकूकी तहरीक पर तवज्जो दिलाता है। औरतों पर जुल्म और तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल जैसे ज़बानी, जिस्मानी, जज्बाती और जिनसी बदसलूकी पर तवज्जो देता है। आज के दिन एक तरफ हम लोग औरतों की कामयाबी देखने को मिलते हैं। आज के दिन औरतों के अचीवमेंट्स को तराशा जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो दूसरी तरफ हम एक और पहलू भी देख सकते हैं जो औरतों के आज के हालात, उनके परेशानियां, उनके जुल्म पर रोशनी डालता है, जिस पर हमें आज बहुत सख्ती के साथ तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ हम औरत ही नहीं बल्कि दुनिया की इंसानियत का आधा हिस्सा है। एक तरफ औरत तरक्की की राह में आगे बढ़ रही है, उसकी तरक्की सर चढ़कर बोल रही है, और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि औरत के हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रहे हैं। जैसे औरतों पर भेदभाव, जुल्म, नाइंसाफी लगातार बढ़ रही है, खास करके हमारे इस मुल्क में। बावजूद इसके जहां पर हमें डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हर एक शहरी की हिफाजत करता है, बराबरी करता है और आजाद जिंदगी जीने का हक देता है, बावजूद ऐसे संविधानी हुकूक के आज औरत बहुत ज्यादा परेशानियों और जुल्म का शिकार हो रही है। हमारे देश में हर साल 3 लाख से भी ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट किए गए हैं। औरतों के ऊपर एक नफरत की सोच और उनको बुझ समझने की फीमेल फीटिसाइड जैसे क्राइम लगातार तेजी रफ्तार बढ़ रहे हैं। इसका सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल हमें उत्तराखंड के गवर्नमेंट की एक सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है। इस गवर्नमेंट सर्वे ने 132 गांवों में बच्चों की पैदाइश होने का सर्वे किया था, और उस सर्वे रिपोर्ट के तहत आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो रिपोर्ट का रिजल्ट क्या था। वो रिपोर्ट का ये रिजल्ट था कि वहां पर 216 बच्चे पैदा हुए, और 216 बच्चों में से सारे के सारे सिर्फ लड़के थे, एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। क्या ये हैरत अंगेज की बात नहीं है? क्योंकि फीमेल फीटिसाइड जैसे क्राइम्स हमारे मुल्क में लगातार बढ़ रहे हैं। औरतों को बोझ समझने की वजह से शादियों में जहेज देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज भी औरतों को पराया धन समझा जाता है। औरतों के प्रति इस सोच की वजह से डाउरी डेथ्स का शिकार हो रही है। इसके अलावा दिल्ली गैंग रेप, उन्नाव रेप केस, कताव रेप केस, हैदराबाद रेप केस और मुंबई गैंग रेप जैसे बहुत सारे वाक़ये हमें देखने को मिले हैं। हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और ये बस यही केसेस हैं जो रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन आंकड़ों का क्या जिसकी रिपोर्ट की भी नहीं जाती, किसी ना किसी वजह से, वो शायद घर के प्रेशर की वजह से हो या खुद पुलिस उसे दर्ज नहीं करना चाहती। ऐसे कितने सारे विक्टिम्स होंगे जिसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की गई हो और उनके खिलाफ रजिस्टर केसेस भी रजिस्टर नहीं किए गए हैं। मैं ऐसी हुकूमत को कहना चाहती हूं कि बार बार ये नारे लगाए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो बेटियां तो करता है मगर इन बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज की हुकूमत है। जब काम करने का वक्त आता है हम लोग सीधे तौर पर देख सकते हैं कि मुसलमान ख़वातीन, ख़ास तौर पर से मुसलमान ख़वातीन इन तमाम हुकूकों से महरूम रहती है।
इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसे हादसे हमारे मुल्क में क्यों बढ़ रहे हैं? रेपेज जो विक्टिम होते हैं आज हमारे मुल्क में, वही उन्हें क्रिमिनल के तौर पर पेश किया जाता है, और जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें आजाद खुलेआम छोड़ दिया जाता है, और जब वो बाहर आते हैं उनको जेड सिक्योरिटी भी दी जाती है। ये कैसा मुल्क है जहां पर बेटियों की हिफाजत नहीं की जा रही है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इंफीरियोरिटी है। इस चलते कल्चर को हमें तोड़ना होगा। So let's teach our boys not to discriminate and let's teach our girls not to accept discrimination. औरतों और बच्चों के खिलाफ बढ़ते जुल्म सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस है जिसका कोई दायरा नहीं है। ये ज्यादातर जुल्म गरीब औरतों और बच्चों पर किए जाते हैं। इन हालातों के जिम्मेदार कौन है? इस हालात की वजह क्या है? ये मामले पर आज हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देना होगा और इसका हल हमें तलाश करना होगा। एहसास कमतरी में पड़े हुए लोगों को एक हिम्मत देना जरूरी है और हम तमाम खवातीन को उस आवाज की ताकत बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्पावरिंग वुमेन ही सबसे इन तमाम मसलों का इलाज है। ये इस बात की गारंटी तो नहीं देता कि औरतों के तरफ जुल्म या ज्यादती रुक जाएगी या कम हो जाएगी, मगर हाँ, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत जरूर देगा और वो ताकत हम तमाम को बननी है। इन फिस्ताई ताकतों को एक मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमारी आवाजों को हमें बुलंद करना होगा। क्या आप तमाम लोग अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ऐसे हालात सिर्फ पसमानदा नहीं बल्कि तरक्की शुदा औरतों को भी सामना करना पड़ रहा है। तवज्जो के साथ कहना चाहती हूं, एक साजिश के तौर पर माइनॉरिटीज पर और खास करके मुसलमान औरतों और दलितों को सुर्खी जवां खून की तुम में शामिल है।
ایک دوسرے کے خلاف الگ کیا جاتا ہے، وہ ہے انیکوالٹی۔ انیکوالٹی وہ ہے جب لڑکیاں جب حجاب پہنتی ہیں انہیں الگ کلاس روم میں بٹھایا جاتا ہے، وہ ہے انیکوالٹی۔ انیکوالٹی وہ ہے جب سٹوڈنٹس پردہ حجاب پہن کر کالج کو جاتی ہے اور انہیں باہر کھڑایا جاتا ہے اور گیٹوں سے ڈھکیلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں انیکوالٹی۔ میں ان تمام شیرنیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا حجاب پہنا ایک ریزسٹنس ہے، ایک امیج آف ریزسٹنس بن چکا ہے ہمارے ملک میں۔ جو یہ درندے کہتے ہیں کہ آپ لوگ حجاب نہیں پہننا چاہتی، میں کہتی ہوں جو یہ بار بار جو ایک جھٹ میں آتے ہیں تمام خواتین کے خلاف، ایک ایک لڑکی ہماری جو مسلمان بہن ہے ان تمام نفرت کی سوچ رہنے والوں کے آگے ٹھہری ہے۔ میں انہیں کہنا چاہتی ہوں لومڑیوں کی جھنڈ کے سامنے ہماری ایک شیرنی ہی کافی ہے، اور ہر وہ شیرنی یہاں پر موجود ہے۔ ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈائیورسٹی میں ہے۔ جو جھوٹا نریٹو پھیلا کر یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو حقوق ادا کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے۔ پردہ نہ کبھی عورت کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہے اور نہ کبھی بنے گا۔ میں ان تمام شیرنیوں کو، ہماری ملک کی شیرنیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، جنگ کا طرز نیا سکھایا تو نے، رہ کر پردے میں حکومت کو رلایا تو نے، انقلاب ہے تو تلوار ہے پردہ میرا، علم و تہذیب کا اظہار ہے پردہ تیرا، ظلم سے برسرے پائیکار ہے پردہ تیرا، کون کہتا ہے دیوار ہے پردہ تیرا۔ یہ ہندوستانی عوام بے وقوف نہیں ہے، یہ سب جانتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ ان کے سیاسی فائدوں کے لیے یہ ہندوستان کو کمیونلائز کر کے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ قطعی بھی ہونے نہیں دیں گے۔ ہم لوگ مذہب کے نام پر ہمارے ملک کو بٹنے نہیں دیں گے۔ یہ ذمہ ہم تمام عورتیں آج یہاں پر اٹھائیں گی۔ آج موجودہ حالات اتنے برے ہیں، پینڈیمک، وارز، کانفلکٹس، ایسے حالاتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسے حالاتوں میں چند نفرت کی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے مفاد کے لیے صرف برائی اور نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اندھے بھکتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ بھکتی کا چشمہ کب اترے گا اور کب یہ سچائی سے روبرو ہوں گے؟ آخر ان لوگوں کو کیا ملے گا یہ تمام چیزیں کر کر؟ میں ایسے طاقتوں کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں، اس کا انت صحیح نہیں ہوگا۔ یہ قدرت کی تہذیب ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ ایک جٹ ہو کر کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے سے ہی ہم ترقی کے راہ میں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند شرپسندوں کی سیاسی مفاد کے لیے ہم اپنے ملک کو بٹنے نہیں دیں گے۔ کیا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ یہاں پر بیٹھی ہوئی میری ہر وہ ماں و بہن یہ عزم کرتی ہے کہ ہم اس سازش کے خلاف قدم با قدم ایک جٹ ہو کر مرتے دم تک اس کے خلاف اپنی حق کی آوازوں کو بلند کرتی رہیں گی۔ اور میں ان نفرت کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ میں جانتی ہوں ہمارے سامنے بہت سارے مشکلیں اور رکاوٹیں آئیں گی، ہمیں اس راستے میں مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی رکھ کر ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ تمام سے کہنا چاہتی ہوں، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر سے ہم لوگ آبادی کا آدھا حصہ ہیں، اگر ہم تمام خواتین ایک جٹ مل کر ان فسطائی طاقتوں کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے تو ہم لوگ ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کر سکتے ہیں۔
جہاں پر ہر کسی کو اس کا مساوی حق دیا جاتا ہو irrespective of اس کے مذہب، ذات یا جنس کے تعلق سے. میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی